नमस्कार, इंडिया टीवी में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में जनसभाओं की शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा की चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड जिनकी उत्तर प्रदेश में है उनकी नॉर्थ ईस्ट में डिमांड है, त्रिपुरा में डिमांड है, असम में डिमांड है और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रखी है उन्होंने। जिनकी बात मैं कर रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इंडिया टीवी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो हम लोग को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके की शुरुआत हुई है, पहली जो महागठबंधन की रैली की जिस तरीके से रैली हुई, मायावती जी ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपील की कि कांग्रेस को आपको वोट करने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हम ही हरा सकते हैं, इस अपील को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के इस गठबंधन ने चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और यही कारण है कि अब ये उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू हो चुके हैं जो उनकी दुर्गति का कारण बना था। सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी ने जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य सचमुच कई मायनों में उत्तर प्रदेश वासियों का और देश के देशवासियों का आंखों को खोलने वाला है। यह वक्तव्य दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है और प्रदेश के विकास को बाधित करने वाला भी है। सबसे पहली बात यह है कि उस गठबंधन का जो मंच था उस जिले में था जिस जिले में विगत 40-50 वर्षों के दौरान दलित चेतना के सबसे प्रखर चेहरा श्री कांसी राम जी के नाम पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके दूसरा नाम कर दिया गया था और जिस व्यक्ति ने किया था वह भी उसी मंच पर है, मायावती जी के साथ वह मंच शेयर कर रहा है। मुझे लगता है कांसी राम जी की आत्मा सर्वाधिक आहत हुई होगी, उन दलितों की भावनाएं आहत हुई होंगी जिन लोगों ने कांसी राम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण करने की मांग की थी और श्री अखिलेश यादव ने वो नाम बदल दिया था। सबसे पहला मंच ही इस बात को साबित करता था कि दलित विरोधी मंच है। दूसरा, मायावती जी अपनी इस मुहिम को जब आगे बढ़ा रही थी तो उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, थॉट ऑन पाकिस्तान पर, जो उन्होंने अपने विचार रखे थे। मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इस देश में 1945-46 में आजादी के पहले संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मुंबई से परास्त करवा दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल असेंबली के लिए चुने जाएं, इसके लिए उस समय के दलित चेतना के सबसे बड़े स्तंभ श्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल से उन्हें प्रतिनिधित्व दिलवाया था। लेकिन बाद में इन दोनों लोगों में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में और जोगेंद्र नाथ मंडल में, कुछ मतभेद हो जाते हैं। मतभेद का आधार था कि मुस्लिम लीग इन दोनों को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, दलित मुस्लिम अलायंस की बात करना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सिरे से इसे खारिज किया। उन्होंने कहा, नहीं, हम भारत की जो सनातन चेतना है, हम उसके हिस्से हैं, उससे अलग नहीं हो सकते। उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया और कहा कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, अगर विभाजन होता है तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात भी होनी चाहिए। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम किए, उन्हें समान अवसर मिले, नौकरियों में रिजर्वेशन मिले। ये सारा का सारा श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। भारत के इस बार के बजट में, केंद्र सरकार के इस बार के बजट में 52,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था केवल दलित उत्थान के लिए है।
वहीं दूसरी ओर श्री जोगेंद्र नाथ मंडल, जो मुस्लिम लीग के षड्यंत्र के शिकार हो गए थे, दलित मुस्लिम एकता के आधार बन रहे थे, उन्होंने बंगाल के एक बड़े भूभाग को पाकिस्तान में मिलाने का कार्य किया था, उस षड्यंत्र के हिस्से थे। पाकिस्तान बनाने में उनका योगदान था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन 1947 से लेकर के 1950 तक केवल 3 वर्ष ही पाकिस्तान में रह पाए। इस दौरान उनके सामने लाखों की संख्या में दलितों का कत्लेआम, धर्मांतरण, जबरन बहन बेटियों के साथ जबरन की घटनाएं वहां हुई। और फरवरी 1950 में जोगेंद्र नाथ मंडल के सामने 10,000 से अधिक दलितों का जब सामूहिक धर्मांतरण हुआ तो इससे आहत होकर के वे जान बचा करके वहां से भाग करके वापस भारत आए, बंगाल में रहे, 18 वर्ष तक इसी सदमे में जीते रहे, अंततः गुमनाम मौत मरे। एक तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल की गुमनाम मौत, दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के हर जवान में सम्मान के पात्र बने, भारत रत्न से सम्मानित हुए। ये 2 महापुरुषों की वे कहानी है। एक की सकारात्मक दिशा भारत की एकता और अखंडता का आधार बनी, एक की नकारात्मक दिशा भारत के विभाजन का आधार बनी। एक सम्मान के साथ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित हुआ, एक गुमनाम मौत मरने के लिए मजबूर हुआ। मायावती जी का वक्तव्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूल्यों और आदर्शों का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन सिद्धांतों को पूरी तरह तिलांजलि देने के समान है, जिन्होंने देश के दलितों के अंदर एक चेतना जागृत करी, उन्हें सम्मान का हकदार बनाया था। स्वाभाविक रूप से मायावती जी का वक्तव्य जोगेंद्र नाथ मंडल के अनुसरण करने जैसा है, और मुझे लगता है कि देश इन सब चीज़ों को देख रहा है और उचित समय पर इसका जवाब भी देगा। मुख्यमंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी फर्स्ट फेज की वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन आज ही अली और बजरंगबली का जिक्र शुरू हो गया। विपक्ष कह रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोगों ने शुरू कर दी है। हमने ध्रुवीकरण की राजनीति हमने नहीं की। ये तो मंचों से जो लोग कहते हैं, यानी अगर मायावती और अखिलेश यादव मुसलमानों से सीधे कहते हैं कि गठबंधन को वोट दें, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस का हाथ और देशद्रोहियों के साथ इस बात की घोषणा करती है और मुस्लिम लीग के हरे झंडे और चांद सितारा लगे हुए झंडों को लेकर के नामांकन करने के लिए जाते हैं, तो वो सेकुलर, वे मंचों से मुसलमानों को, गठबंधन को और कांग्रेस को वोट देने की अपील करें तो वो सेकुलर। और अगर हम कहें कि वे ठीक है, मुसलमान का वोट मांग रहे हैं, शेष भारतीय जनता पार्टी को दें, तो हम कॉमनल हो गए। वे अली की जित, अली की रट लगाएं तो वे सेकुलर, और हम बजरंगबली की बात करें, वे हमारे आस्था के प्रतीक बजरंगबली हैं, हम बजरंगबली की बात करें तो हम कॉमनल। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थून नहीं चलेगा। सहारनपुर का ही आज जिक्र है, प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा था। इमरान मसूद ने, वो एक मंदिर की तरफ जाना चाह रहे थे कि इमरान मसूद ने उनको वहां रोका और प्रियंका गांधी मंदिर नहीं गई। मैंने क्या कहा, यही कारण है ना कि प्रियंका गांधी वहां मंदिर नहीं गई, लेकिन बरेली के नवाबगंज में मैं मंदिर गया था। मैंने वहां बालाजी के दर्शन किए। मेरी आस्था है, वो मेरा अधिकार है, उनकी आस्था है, उनका अधिकार है। उन्हें जो पसंद होगा वो करेंगे, मुझे जो पसंद होगा वो मैं करूंगा। आजम खान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, रामपुर से प्रत्याशी भी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं आप। मैंने कहा, देखिए, हम किसी की अनदेखी नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी योजनाओं को कभी जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बांटा है। हमने अपनी योजनाओं का आधार गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को बनाया है, महिलाओं को बनाया है। मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास का नारा दिया। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, यह भारत के अंदर विकास, सुशासन, राष्ट्रवाद की जिस सुदृढ़ आधारशिला को मजबूत करता है, उसमें देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का वो वादा रखता है। स्वाभाविक रूप से हम जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं,
इन सब के कल्याण के लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं और उसको लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो पहला फेज है उसमें 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। नोएडा और गाजियाबाद के बारे में कहा जा रहा है कि वहां आप लोग का प्रदर्शन अच्छा है, बाकी सीटों पे मुकाबला हो रहा है। तो आपको लगता है कि मुकाबला हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी? चुनाव में मुकाबला ना हो तो फिर चुनाव कैसा है? 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, फर्स्ट फेज की भी और सेकंड फेज की भी। 16 की 16 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। जो सर्वेक्षण आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो 45-50 के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन 74 पार जो नारा एक बार आप लोग लेके चल रहे हैं, 74 पार के आसपास सर्वे कम से कम नहीं दिखा रहा। आज से 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 25 सीट पा जाएगी। आज 50 पे आई है ना। और आज ही बीबीसी का भी सर्वे आया कि बीजेपी 70 सीट पाएगी। तो जैसे 25, 50 और 70 गया है, ऐसे 74 प्लस भी आएगा। कॉम्बिनेशन जो जीत का रहेगा आप लोगों के पास, वो क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा? क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि ओबीसी मुस्लिम वोट उनको चाहिए। मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, केंद्र और प्रदेश सरकार की 5 वर्ष की और 2 वर्ष की उपलब्धियां, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर 20 वर्ष में सबसे बेहतर स्थिति में है। बिजली वितरण की व्यवस्था सपा बसपा की सरकार के समय 5 जिलों में बिजली दी है। किसानों के लिए जो योजनाएं घोषित हुई, सपा बसपा के कार्यकाल में 5 वर्ष में 50 से 55 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाता था। हमारी सरकार ने 2 वर्ष में 62 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ये सारी चीजें हैं सरकार का परफॉर्मेंस, सरकार के द्वारा सुरक्षा का माहौल, प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल, प्रदेश के अंदर नौजवानों को मिल रहा सम्मान। 2,25,000 नौकरियां सरकारी लगी हैं पूरी पारदर्शी तरीके से। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कहीं भी किसी से कोई वसूली हो। यह सरकार का आधार है। हमने अपनी उपलब्धियों के बल पर, केंद्र सरकार ने अपनी उपलब्धियों के बल पर देश के अंदर अपना एक सम्मान बढ़ाया है, जनता के दिल में स्थान बनाया है। उन उपलब्धियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी से नामांकन करने जा रहे हैं, वायनाड से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से नामांकन कर चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का कल का नामांकन? क्या उनका अधिकार है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 4 पीढ़ी से वे अमेठी में थे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नामांकन वे कर सकते हैं, लेकिन यह तय है अमेठी में इस बार श्री राहुल गांधी निश्चित हारेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को चुना है। क्या पूर्वांचल के वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से पूर्वांचल में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके? पूर्वांचल से आप भी आते हैं। ये सपना ही बना रहेगा। पूर्वांचल के लोगों के साथ और प्रदेश के लोगों के साथ जितना भेदभाव सपा और बसपा ने किया है, इनके समय की गुंडागिर्दी और अराजकता को कोई भूला नहीं है। अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे जब आजमगढ़ में सुन्नर यादव और मुन्नर यादव की हत्या हुई थी। उन हत्यारों को सीधे सीधे प्रश्रय देने का काम इन्हीं की सरकार ने किया था। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारी जगह इस प्रकार की बातें हैं। हर दिन दंगे होते थे, अराजकता, व्यापक अराजकता थी। गुंडा टैक्स व्यापारियों से वसूला जाता था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। 2 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ ना, कोई अराजकता नहीं है ना। आज हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है ना। ये जनता के सामने आए। हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर सीट पर आए ना। चुनाव में जनता फैसला करेगी, जनता को फैसला करने दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मुख्यमंत्री जी ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कैंपेन की शुरुआत की है, सहारनपुर की रैली में उन्होंने कहा, पीएम के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि सच बोलने की आदत मोदी जी को नहीं है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो अपने पिता को सम्मान न दे सकता हो, प्रधानमंत्री जी को क्या सम्मान देंगे? मोदी जी देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय में विराजते हैं। उन्होंने अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से देश के 130 करोड़ लोगों के दिल में स्थान बनाया है। वो किसी व्यक्ति के सम्मान के मोहताज नहीं है। आईटी रेड जिस तरीके से हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हुई है, कमलनाथ के सहयोगियों के हाथ से बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सियासी रेड है, कुछ नहीं निकलेगा। सियासी रेड नहीं, इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अवैध रूप से धन का आवागमन रोकना ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। और इनकम टैक्स
या अन्य संस्थाएं अगर इस प्रकार का रेड डाल रही हैं, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे जो रेड हैं ये इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि कांग्रेस अवैध धन से या भ्रष्टाचार से या देश के संसाधनों में लूट खसोट करके इन्होंने जो धन अर्जित किया है उससे चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। और मुझे लगता है कि इनकी असलियत देश के सामने आ चुकी है। दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ, कई लोगों के शहीद होने की वहां खबर आ रही है। अगर कांग्रेस जिस तरीके का अपना घोषणा पत्र लेकर के आई, अगर उन्हीं चीजों को लागू करेगी, क्या सख्ती के साथ निपट पाएगी? मुझे लगता है कांग्रेस का घोषणा पत्र, सपा बसपा लोकदल का घोषणा पत्र या इनके वक्तव्य, मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के समय इनके वक्तव्यों को सामने रख करके फिर इसका परीक्षण होना चाहिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा एक विधायक और हमारे 5 जवान वहां शहीद हुए हैं। मैं उन्हें कोटिशा नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, घटना की निंदा करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाओं में भी राजनीतिक रोटी सेकने वाले वे लोग हैं जिन लोगों ने आतंकवाद को, नक्सलवाद को राजनीति का हथियार बनाने का प्रयास किया है। और जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, कांग्रेस का घोषणा पत्र उसका उदाहरण है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लाया, 370 को लेकर के उनकी जो राय है, 35A को लेकर के जो आपकी राय है, उनकी राय है, किस तरीके से देखते हैं? देश को किस तरीके से? देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए देश पहले है। हम नेशन फर्स्ट की इस बात पर विश्वास करते हुए कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश, दल और फिर स्वयं के अस्तित्व को मानता है। हमने देश की खातिर आज से नहीं, 1950 के दशक के प्रारंभ में भारतीय जनसंघ ने अपने संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया। कश्मीर की परमिट सिस्टम को बंद कराने में भारतीय जनसंघ का योगदान था। भारतीय जनता पार्टी धारा 370 पर, समान नागरिक संहिता पर, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, देश के अंदर देश की ज्वलंत समस्याओं पर, आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। महबूबा मुफ्ती के साथ जो गठबंधन हुआ, कश्मीर में जो गठबंधन हुआ, क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो गई? देखिए, वो उस समय की आवश्यकता रही होगी, लेकिन भारत में उसका परिमार्जन भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने किया है। और मुझे लगता है आज वो आवश्यकता नहीं थी तो हम उससे अलग हुए। सर, एक सवाल और जो महत्वपूर्ण है, जीत का फॉर्मूला आपने बताया कि मोदी जी का काम होगा, लेकिन जिस तरीके का कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने रखा, 2014 में वो कास्ट कॉम्बिनेशन के पास नहीं था। गोरखपुर का चुनाव हुआ, फूलपुर का चुनाव हुआ, कैराना का चुनाव। देखिए, उपचुनाव लोकल इश्यूज पर प्रत्याशी को केंद्रित करके होते हैं। जनरल इलेक्शन नेता को ध्यान में रख करके और पार्टी के घोषणा पत्र को ध्यान में रख करके होते हैं। आज अंतर स्पष्ट है। मोदी जी नेता हैं, उनके 5 वर्ष का यशस्वी कार्यकाल हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 74 प्लस का लक्ष्य प्रदेश के अंदर और 400 प्लस का लक्ष्य देश के अंदर प्राप्त करेगी। हरा वायरस का आपने जिक्र किया, आपने मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की बात की, फिर सपा बसपा को भी इसी कैटेगरी में आपने रखा, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, मुस्लिम लीग देश के विभाजन का कारण था। मुस्लिम लीग का झंडा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन जुलूस में आपने देखा होगा, कांग्रेस का झंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। झंडा हरा चांद सितारे का झंडा नजर आ रहा था। ये हरा वायरस जो है, यह कांग्रेस और सपा बसपा लोकदल के गठबंधन को संक्रमित कर चुका है। यह संक्रमण बहुत खतरनाक संक्रमण है। एंटीडोज जनता के पास है। जनता इसका एंटीडोज दे और प्रदेश और देश को इन दलों से मुक्त करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनादेश दें। बस मेरा आखिरी सवाल है कि जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में है, वहां से आप क्या कहना चाहेंगे? वहां की जनता, भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। फर्स्ट और सेकंड फेज की 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 100% परिणाम लेकर के आएगी।
हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में 74 पार और पूरे देश में 400 पार का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार हर हाल में हासिल करेगी।